हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें समझना है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? So a chemical reaction is a process in which one or more substances, which are known as reactants, change into new substances, products with different properties. एक केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें पुराने सब्सटेंसेस दो या दो से ज़्यादा आपस में मिल करके एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके ओरिजिनल फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनके ओरिजिनल फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट है। दैट्स वाई इट्स अ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ फिजिकल इंडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर और इन चेंज इन टेम्परेचर और evolution of a gas during a reaction indicates that a chemical reaction have actually taken place. ओके अब हमने केमिकल रिएक्शन को समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। So a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using symbols and chemical formulae. हम chemical formulae और symbols का use करके अपने chemical reactions को लिखते हैं, उसी को हम chemical equation बोलते हैं। Okay? So chemical equation को पहले समझने के लिए हमें समझना है कि एक word equation क्या होती है। In word equation, we write the whole name of reactants and products rather than their symbols. उनके symbols और chemical formula के बजाय हम पूरे जो नाम है elements का उसे लिखते हैं। For example, यहाँ पे देखिए हमने मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को उनके फुल नेम से दिखाया है और वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। बट इन अ केमिकल इक्वेशन वी राइट द केमिकल फॉर्मूले एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के लिए Mg यूज़ किया है, ऑक्सीजन के लिए O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। सो दिस शोज इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। दिस इज अ शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग इट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे हम समझेंगे। A chemical equation is balanced when the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation. एक balanced chemical equation वो होती है जहाँ पे number of elements reaction के LHS यानी reactant sides and product sides पे which is RHS में same होने चाहिए। हर एक element के atom दोनों sides पे same होने चाहिए। पहले तो हमें समझना है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड ही क्यों करते हैं। ओके हमने एक लॉ पढ़ा है विच इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ यूनिवर्सल। सो अगर रिएक्टेंट्स ने मिल करके रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को बनाया है तो उन रिएक्टेंट्स का जो मास था वो प्रोडक्ट में भी रिस्टोर होना चाहिए, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके सो चलिए अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे। साथ में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए LHS में मैग्नीशियम का एक एटम हमारे पास है और RHS में भी एक एटम है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के दो एटम हैं एंड राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एक एटम है। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे दो है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके इस वजह से हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएंगे और मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे। बट यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम तो एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 को ऐड करेंगे। अब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ 2Mg प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2MgO। सो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे LHS में मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम और हमारे राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के 2 एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड क्योंकि हर एक एलिमेंट के एटम्स यहाँ पे बैलेंस्ड है। और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे आप देखिए जिंक का एक एटम है हमारे LHS में एंड हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, और हमारे RHS में जिंक का एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम है
और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं। तो हम देख सकते हैं जिंक तो हमारा बैलेंस्ड है, बट हमारा क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हम इन्हें बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने LHS में 2 लिखूँगी, सो दैट हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो जाए और क्लोरीन भी 2 हो जाए। तो हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, विच इज Zn 2HCl reacts to form ZnCl2 plus H2। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है, बिकॉज हमारे LHS में जिंक का एक एटम है, RHS में भी जिंक का एक एटम है, और LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं एंड क्लोरीन के 2 एटम हैं, और RHS में हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम एंड हाइड्रोजन के भी 2 एटम। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, तो इसे भी पहले मैं आपको बैलेंस्ड सिंक करके दिखाऊंगी। हाँ, सो ये हमारा इक्वेशन है। पहले समझिए, यहाँ पे हमारे पास LHS में आयरन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, ओके। और हमारे RHS में यहाँ पे आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है एंड हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे हमारे पास आयरन भी अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन को अगर हम पहले बैलेंस करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS में 4। सो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑक्सीजन हो गए, बट इसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया कि 4 2 8, राइट। सो हमें अपने RHS में भी चेंजेस लानी पड़ेंगी। हम यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे लिखेंगे 4, सो यहाँ पे भी ये 4 2 8 हो गया, ओके। यहाँ पे हमारे पास आयरन 3 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए हम इसके आगे भी 3 लिख देंगे। सो द फाइनल इक्वेशन बिकम्स 3Fe plus 4H2O reacts to form Fe3O4 plus 4H2। Now let's see if the equation is balanced or not। यहाँ पे हमारे पास आयरन के 3 एटम, यहाँ पे भी 3, 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम, यहाँ पे भी 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 एटम और यहाँ पे भी 4। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। ये प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइए और प्रैक्टिस करते रहना है हमें अपनी केमिकल इक्वेशंस के लिए, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In combination reaction, 2 or more substances combine to form a single product. So combination reaction में 2 या 2 से ज़्यादा substances आपस में मिलकर एक single product को बनाती हैं, ठीक है। आप reaction के नेम से ही समझिए, combine का मतलब आपस में जुड़ करके बनाना और केवल एक ही product बनना, ठीक है। For example, calcium oxide reacts with hydrogen and oxygen, which is the water, to form स्लेकेट लाइम विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये हमारी NCERT की एग्जाम्पल्स हैं, तो इन्हें हम समझेंगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेकेट लाइम बनाता है विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म एंड रिलीजेज हीट। हीट इज़ द बाई प्रोडक्ट, सो द सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड हियर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे देखा हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स थे और हमें प्रोडक्ट मिला एक, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे वाटर बाई प्रोडक्ट है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स ने मिल करके एक प्रोडक्ट को बनाया है, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ second is the decomposition reaction. In decomposition reaction, a single compound breaks down into 2 or more substances. इसमें एक single compound टूट जाता है 2 या 2 substances में या components में। For example, calcium carbonate को जब हम heat करते हैं, this is a triangle symbol represents heat. It's form calcium oxide and carbon dioxide. यहाँ पे देखा एक single हमारा जो reactant था, जो compound था, वो break down हो गया calcium ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं जो मेनली इस बेसिस पे होती हैं कि किसकी प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है।
For example, thermal decomposition reaction in which the compound breaks with the help of energy supplied to it in the form of heat. Okay, यहाँ पे हमने देखा ferrous sulfate which is FeSO4 reacts breaks down in the presence of heat to form Fe2O3 and H2O gas and SO3, right? जहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास Fe2O3 मिल रहा है, यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड मिल रहा है डाइऑक्साइड, एंड यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ द सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे एक काफ़ी कॉमन रिएक्शन है जिसमें हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास H2 गैस एंड O2 गैस मिलता है। द थर्ड इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल मीन्स सनलाइट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स डाउन इन सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड टूट गया है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। नाउ द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब हमें इस पहले समझना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते कौन हैं और क्या होते हैं। मोर रिएक्टिव का मतलब ही है कि वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं या फिर उनकी टेंडेंसी टू रिएक्ट इज़ फास्टर, एंड लेस रिएक्टिव मीन्स दे टेंड टू रिएक्ट स्लोली। यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हायर क्लासेस में और आने वाले चैप्टर्स में भी मदद करेंगी। सो आई विल से कि आप इसे लर्न कर लें। यहाँ पे एक निमोनिक्स भी दे रखा है जिसकी हेल्प से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव। नीचे से ऊपर के जाते हुए हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है उसके सल्फेट सोल्यूशन से और फॉर्म किया है जिंक सल्फेट, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर है। दैट शोज कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड दैट्स वाई इट्स डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म्स ZnSO4 विच इज़ जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग हो जाता है। हमारे पास और एग्जाम्पल है, यहाँ पे आयरन रिएक्ट्स विथ CuSO4 कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे भी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया इसकी सल्फेट सोल्यूशन से, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए आयरन इज ऑल्सो above in the reactivity series from copper, which shows iron is more reactive than copper, so it's tend to displace copper from its sulfate solution or compound. Okay, I hope कि आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेनोमोनिक्स भी दे रखा है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। The fourth reaction is a double displacement reaction. In this reaction exchange of ions happens between two compounds. ये वो रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं कंपाउंड्स के बीच में। सिंपली इसे हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए Na2 is nothing but the Na with 2 positive ion, right, and SO4 is the negative ion and Na is the plus 2 positive ion. यहाँ पे हमारे पास बेरियम is positive ion and क्लोरीन इज द नेगेटिव आयन। सो यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे सोडियम reacts with chlorine to form NaCl and SO4 reacts with barium to form barium sulfate. यहाँ पे just exchange of ions have taken place and the compounds are formed. Na2Cl के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है और SO4 Ba के साथ कंपाउंड बना लेता है which is barium sulfate and sodium chloride. So डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसी को कहते हैं जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब चलिए हम समझेंगे फिफ्थ रिएक्शन विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। एंड ऑक्सीडेशन मीन्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इस एग्जाम्पल की वजह से समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2 टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन जाकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके वाटर बना रहा है। सो हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, दैट्स वाई हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केस, हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एंड सिंस कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया है, दैट मीन्स कॉपर के पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट्स वाई वी कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड वी कॉल इट एज अ रिडक्शन रिएक्शन। सो ये रिएक्शन साथ में होती है क्योंकि जब ऑक्सीजन किसी के पास जा रहा है तो वो किसी के पास से जा रहा है, दैट मीन्स एक के पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एक के पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने इसे कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी के लिए आप इसे गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन के मदद से समझिए। हायर क्लासेस में आप इसे एक नए फॉर्म के तौर पे समझेंगे, विच इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के काफ़ी सारे हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम नोटिस करते हैं, तो आज हम उनके पीछे का रीज़न समझेंगे। फर्स्ट इज़ द कोरोजन। कोरोजन इज़ द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। आपने सुना होगा कि आयरन में जंग लग जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ये चीज़ें जल्दी काफ़ी होती हैं। उस टाइम पे जो एयर में इन्वायरमेंट में मॉइस्चर काफ़ी होता है, साथ में एयर भी होती है, इस वजह से आयरन की ऊपरी लेयर जो है वो कोरोड हो जाती है। इस वजह से आयरन रस्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रिवेंशन मेथड्स है, जैसे पेंटिंग एंड ऑयलिंग विच आर क्वाइट इकोनॉमिकल ऑप्शन, जिस पे हम देखते हैं कि हम लोहे के बक्से हुए या फिर कुछ और उन्हें हम पेंट करके रखते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे। एक्चुअली पेंट करने से ये होता है कि ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है आयरन के ऊपर। सो जो पेंट है वो पहले रिएक्ट करता है बाहर के मॉइस्चर और एयर से, और वो पहले ख़राब होता है, ना कि डायरेक्टली आयरन। गैल्वेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन। गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिस पे हम जिंक के मेटल को आयरन के ऊपर कोट करते हैं। हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक को आयरन से ऊपर था, दैट मीन्स जिंक टेंड्स टू रिएक्ट फास्टर, दैट्स वाई वो बाकी ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन को कोरोड होने से बचा लेगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। Oxidation of oils and fat in food leading to unpleasant smell and taste. Rancidity is nothing but the oxidation of oils and fats जो कि हमारे फूड में मौजूद होती हैं। ठीक है, आपने काफ़ी इसको नोटिस किया होगा, जो आप चिप्स के पैकेट्स को ओपन छोड़ देते हैं तो चिप्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और उनमें से क्रिस्पनेस ख़त्म हो जाती है, साथ में उनमें से अनप्लेजेंट स्मेल्स भी आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिप्स में मौजूद जो ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट को देते हैं। ओके, और इस वजह से हमारे पास जो चिप्स की पैकेट्स आती हैं उनमें चिप्स बहुत कम और एयर बहुत ज़्यादा होती है। ये एयर कुछ और नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, दैट्स वाई इट अवॉइड्स ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ इट, और इस वजह से हमारे जो चिप्स है वो काफ़ी लंबे समय तक कुरकुरे रहते हैं। अब हमारे पास अलग प्रिवेंशन मेथड्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन। अब जो केमिकल रिएक्शन की रेट होती है वो कितनी तेज़ी से होगा वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जिसपे से एक टेम्परेचर भी हमारा एक फैक्टर है। अगर टेम्परेचर हाई होती है तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर लो होता है तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो हमारा खाना लंबे समय तक चलता है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। और हम अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और एयर टाइट कंटेनर्स। हम एयर टाइट कंटेनर्स में खाने को, जैसे जो ऑयली चीज़ होते हैं उन्हें हम रखेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बट स्टिल आई हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट वी कैन लर्न बैलेंसिंग। तो चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, इसमें से मैं कुछ सॉल्व करूँगी और बाकी आप खुद से करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने इक्वेशन ऊपर भी सॉल्व किया था, फिर से एक बार करेंगे।
यहाँ पे आयरन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, राइट। यहाँ पे आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमें आयरन को अगर बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, राइट। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। बट 4 लिखने की वजह से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के नंबर में चेंज आ जाएगा क्योंकि 4 टू ज़ाइड हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पे भी 4 लिखना होगा। सो इट बिकम्स 3Fe + 4H2SO H2O reacts to form Fe3O4 + 4H2। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एल्यूमिनियम + HCl रिएक्ट टू फॉर्म AlCl3 एंड H2। यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम और यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक एटम, यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम एंड हाइड्रोजन के 2 एटम। अगर हमें बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अगर हम अपने LHS में 3 लिखेंगे क्लोरीन को बैलेंस करने की वजह से तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, इसलिए हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को बैलेंस करे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 6, तो यहाँ पे 6 की वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 ज़ा 6। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 6 हो गया बट एल्यूमिनियम 2 हो गया, राइट। तो हम एल्यूमिनियम को यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे 2 और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारे पास अभी 2 है बट यहाँ पे हो गए हैं 6, दैट्स वाई वी यहाँ पे लिखेंगे 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सो लेट्स सी 2Al + 6HCl reacts to form 2AlCl3 + 3H2। okay, the next question is सोडियम का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। यहाँ पे सोडियम एंड वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे Na का भी एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है एंड हाइड्रोजन का एक एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम यानी टुगेदर यहाँ पे 3 एटम है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 यानी हाइड्रोजन के 4 एटम और यहाँ पे भी 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 यहाँ पे यानी 4 यहाँ पे भी हो गए। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे सोडियम 2 हो गया है तो यहाँ पे हम सोडियम के लिए 2 लिख देंगे। रिएक्शन बिकम्स 2Na 2H2O reacts to form 2NaOH + H2। आप जो ये वर्क्स हैं वो रब वर्क आप कर सकते हैं बट अगर आप इस तरीके से साथ में लिखेंगे तो आप बैलेंसिंग सीख सकते हैं, बाद में आप इसको स्टेप वाइज भी सीख सकते हैं। ओके, यहाँ पे बाकी कुछ इक्वेशंस हैं जो मैं चाहती हूँ आप खुद से ट्राई करें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं इस हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। And thanks for watching my video. See you later. Bye.